दोस्तों, अब तक बात थी ईडी की, फिर बात थी सीबीआई की, फिर हमने देखा इनकम टैक्स विभाग भी कैसे काम करता है। हाल ही में आपने चुनाव आयोग को लेकर काफी चीजें देख ली, लेकिन अब आ जाते हैं हम न्यायपालिका को लेकर। हमने इस दौर में कई चीजें देख ली, कैसे एक जज साहब जब सुनवाई करते हैं तो उनकी सुनवाई से लेकर फैसले तक क्या कुछ झलकता हुआ नजर आता। लेकिन जज साहब है, कौन रोके उन्हें। हमने उन्हीं जज साहब को रिटायर होने के बाद बीजेपी ज्वाइन करते देखा है। हमने देखा कि कैसे बीजेपी की प्रवक्ता हाईकोर्ट की जज बन जाती हैं। कर कुछ भी लोग, कह कुछ भी लोग, रुकने वाला नहीं है। जज बनेंगी तो बनेंगी, क्योंकि साहिब का आदेश है। अब इस दौर में एक जज और है, आप जानते हैं, उनका तबादला दर तबादला किया जा रहा है। एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य उन्हें भेजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लंपटों की जो फौज है उसको बर्दाश्त नहीं करते, उनकी हरकतें बर्दाश्त नहीं करते और उनको उनकी सही जगह पहुंचा देते हैं। खबर यही नहीं है, आज आपको आरएसएस से जुड़ी एक खबर दिखाऊंगा, कहां प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। और तो और खबर है, नया नया ज्ञान का प्रकाश डाला गया है रेखा गुप्ता जी की तरफ। सुना नहीं क्या? सुनवा देते हैं फिर आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस तस्वीर के साथ। ये तस्वीर जरा देखिए, ये आपने तस्वीर देखी जो बैठे हुए हैं, और ये कौन है, क्या है, मैं जरा पहले बता देता हूं। ये जज बड़ा या नेता जस्टिस हैं अतुल श्रीधरन। अतुल श्रीधरन मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट में बेंच के सीनियर जजों में से एक हैं और अपनी निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं। भाजपा के मंत्री विजय शाह ने जब कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बताया था तो स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। 2 दिन पहले ही आपको मालूम होगा, दमोह में एक ब्राह्मण युवक का मीम बनाने पर ओबीसी समाज के, कुशवाहा समाज के युवक द्वारा उसका पैर धोकर उसे पानी पिलाने वाली घटना पर भी इन्होंने कठोर कार्रवाई का आदेश दिया। लेकिन सरकार की सिफारिश पर 14 अक्टूबर को उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया। इससे पहले उनका ट्रांसफर 25 अगस्त को भाजपा शासित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में हुआ था, जहां वे सीनियर जजों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर होते और कॉलेजियम का हिस्सा होते। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में वे सीनियर जजों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर होंगे और कॉलेजियम का हिस्सा नहीं होंगे। इस तरीके से कैसे, आप सोचिए। कहते मुझे याद है, जब उन्होंने विजय शाह के बयान पर संज्ञान लिया था तब एक सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेता ने पत्रकारों से कहा था, अरे ये कोई वामपंथी सोच का जज है जो इस तरह की हरकत करता रहता है। मतलब आतंकवादियों की बहन कहना कितना सटीक और कितना अच्छा शब्द था विजय शाह की तरफ से। वो लफंडरी वाली भाषा पर किसी को आपत्ति नहीं थी। और क्या कहा जा रहा था, ये वामपंथी सोच वाला है, ये हर जज को ऐसे ही। और अब क्या किया जा रहा है, इस तरीके से तबादला दर तबादला, तबादला दर तबादला एक राज्य से दूसरे राज्य में किया जा रहा है। और सुनिए, इनका अप्रैल 2023 में उनका तबादला जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में हुआ, जहां उन्होंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए और यूएपीए के तहत की गई कई हिरासत मामलों में हस्तक्षेप कर उन्हें रद्द किया था और पुलिस व आर्मी की कार्रवाइयों पर गंभीर सवाल उठाए थे। ये काम वो करते रहे हैं कि जो समाज में सटीक संदेश दे, जिससे रोष कम पैदा हो, लोगों में न्याय के प्रति भरोसा जगे। लेकिन जो न्याय में भरोसा ही नहीं करते, जो गालियां देते हैं, बदतमीजियां करते हैं, उन्हें तो ये लगेंगे ही वामपंथी। छोड़िए, वामपंथ होना गलत बात नहीं है, लेकिन कोई भी सोच के और गंदी सोच वाले लग सकते हैं, क्योंकि उनका एजेंडा पूरा नहीं होने दे रहे। अब आइए जरा आरएसएस की खबर पर। कर्नाटक से खबर है, कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य के सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग कर डाली है। उन्होंने कहा कि प्रियंक खड़गे ने कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की कि इनमें पर रोक लगनी चाहिए। वहीं सिद्धरमैया ने कहा कि राज्य में सरकारी संस्थानों पर आरएसएस के कार्यक्रमों के प्रतिबंध पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा, यानी कि आरएसएस पर बैन लगने जा रहा है। ये बड़ी खबर हो जाएगी कर्नाटक में। दरअसल हाल ही में एक खबर ने बड़ा भूचाल ला दिया था। केरल से एक खबर निकली थी, जब एक आईटी प्रोफेशनल थे और वो हिंदू ही थे, वो आरएसएस के भी सदस्य रहे, उन्होंने अभी सुसाइड कर लिया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक बड़ा भयावह चीज़ें लिखी थी। उन्होंने बताया था कि कैसे उनका यौन शोषण किया, और यौन शोषण करने वाला कोई गली मोहल्ले का लड़का वड़का नहीं था, बल्कि यही जिस ऑर्गेनाइजेशन का गुणगान नरेंद्र मोदी साहब ने इसी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से किया, उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे। उन पर आरोप लगाया था कि कितना गंदे और घिनौनी सोच वाले ये लोग हैं। मैं नहीं कह रहा उनकी पोस्ट में था, सुसाइड नोट में हो, और जिसकी आखिरी पोस्ट में, सुसाइड नोट भी नहीं, आखिरी पोस्ट में हो तो समझिए। और वो व्यक्ति, वो लड़का जो 3-4 साल का था तब से वो आरएसएस में भर्ती था, तब से लेकर अब तक, तो उसकी सोच कहाँ होनी चाहिए थी और उसके साथ जो बीता उस आधार पर उसकी सोच आज कहाँ थी, और आखिरकार उसको सुसाइड करने पड़ा। और अब देखिए यही सारी चीज़ें चल रही हैं। आदेश रावत लिखते हैं, बिहार के पीके के अलावा कांग्रेस के भीतर भी 2 पीके हैं, दोनों संघ के आलोचक हैं।
पवन खेड़ा कहते हैं, जब मैं छोटा था तो मेरी दादी कहती थी पार्क में खेलने मत जाना, वह संघ के लोग हैं, महासंघ के लोग हैं जो बच्चों को खराब कर देते हैं। प्रियांक खड़गे कहते हैं, जिन्होंने पत्र लिखकर सरकारी संस्थानों में संघ के कार्यक्रमों पर रोक लगवा दी है। बिल्कुल, ये तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही है। अब आइए एक और चीज, एक तस्वीर निकली है, रवि कुमार जैन है ने इसे ट्वीट किया है। ये केदारनाथ है, आप जानते होंगे केदारनाथ, और यहां पर दावा किया जा रहा है कि आरएसएस का एक कार्यक्रम चल रहा है। इस तस्वीर की पुष्टि मेरा चैनल नहीं करता, लेकिन जिस तरह से इन्होंने, अगर ऐसा है तो यह भी वाकई आपत्तिजनक इसलिए क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन का कार्यक्रम नहीं हो सकता। अब केदारनाथ जो है वो हिंदू धर्म का, सनातनियों का प्रमुख धार्मिक स्थल है, हम सब लोगों का धार्मिक स्थल है। जरूरी नहीं कि मैं आरएसएस का ही सदस्य हूं या ना हूं तभी हिंदू कहलाऊंगा, ऐसा तो नहीं। हर एक हिंदू, मैं तो नहीं हूं आरएसएस का, ना मेरे परिवार में कोई आरएसएस का, तो आरएसएस का होऊंगा तभी हिंदू होऊंगा, ये तो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आरएसएस का कार्यक्रम कैसे हो सकता है? ये सोचने वाला सवाल है ना। केदारनाथ, इन्होंने कहा इससे ज्यादा कुछ और आपत्तिजनक नहीं हो सकता कि पवित्र धाम केदारनाथ जी का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये हर चीज का ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या लगता है ये जो वाराणसी में बना प्राचीन मंदिर तोड़ कर कॉरिडोर बनाया गया, इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? आपको क्या लगता है ये जो हाल ही में ये मथुरा में हुआ, इस करने की कोशिश की जा रही है कि मथुरा में कॉरिडोर बनाएंगे, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाएगा? ये तमाम चीजें इसीलिए की जाती है कि ये किया जाए, उसके बाद इसका इस्तेमाल भी पॉलिटिकली किया जाए। ये तमाम चीजें हैं, और ये तो है ही है खैर इसका। लेकिन आइए अब जरा इनको भी सुनवा देते हैं। दीदी का नया ज्ञान आया है, सुन लीजिए। अरे जो अपना परिवार नहीं संभाल पाए वो क्या बिहार को संभालेंगे? अपना परिवार संभाल नहीं पाए, संभाल नहीं सकते, तो बिहार की बागडोर मजबूत हाथों में देनी है। अब दीदी ने बोल तो दिया, दरअसल क्या है ना, मैं कहता हूँ खैर सबका अपना अपना सोच होती है, लेकिन बड़बोलापन नहीं होना चाहिए। जब भी आप बोलें, जब आप दोस्तों के बीच बैठे हों कुछ भी बात कर लीजिए, लेकिन जब आप जिम्मेदारी वाले पद पर बैठे हों, सार्वजनिक मंच पर हों, तो तुलना बहुत तोल मोल कर बोलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कहानी कहीं और से कहीं और चली जाए। जो परिवार नहीं संभाल पाए, अब देखिए क्या लिखते हैं कृष्णकांत, जो अपना परिवार नहीं संभाल पाए वो बिहार को क्या संभाल लेंगे? कौन नहीं संभाल पाया? अब बिहार के हिसाब से मैं देखता हूं कौन कौन नहीं संभाल पाया। इधर आ जाते हैं पहले, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मतलब कांग्रेस के हिसाब से, तेजस्वी यादव, अच्छा अनमन को लेकर तेज प्रताप यादव, है ना, यही तो कहेंगे। लेकिन मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? हैं? क्या कहेंगे नीतीश कुमार के लिए? हैं? अब आप सोचिए ये किस पर सटायर था? लोग पूछ रहे हैं क्या अंदरूनी घमासान इस हद तक पहुंच गया है? ये सब क्या चल रहा है? वाकई मोदी जी समझदार को केवल इशारा ही काफ़ी है, बाकी बिहार की जनता समझदार है। जो अपने परिवार को नहीं संभाल पाए वो क्या बिहार को संभालेंगे? रेखा गुप्ता कह रही हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली हैं, जब कहती हैं कुछ सोच समझ कर ही आपने मुख्यमंत्री बनाए। इनके पुराने बयान ऐसे यशस्वी टाइप के, इतने शानदार बयानों के आधार पर आपने नायाब हीरा निकाला और कोहिनूर हीरा निकालकर आपने दिल्ली की जनता को थमाया कि ये है आपकी मुख्यमंत्री। तो ये से बयान ही शायद आगे जाकर और कामयाब हों। तो दे रही है वो, बिहार में दे रही है, कुछ नहीं। अब जरा एक बयान इस आदमी का सुनिए। इतनी औकात हो गई है इसकी इकरा हसन की। और मैं सही कहा छोटे भाई ने कि ये जो जिस तरीके से ये कहती है कि मैं गुजर हूं, जिसने तलवार के बल पर सलवार पहनी ऊंची, वो गुजर कैसे हो सकती है? गुजर हमारे बहुत ताकतवर, हमारी एक क्षत्रिय कौम है। और ये लोग कट्टरपंथी जेहादी, मैं कह रहा हूं ये सीधी इसका भाई जब एसडीएम को गाली देता। अब भाई ने बताया है कि इसके वो मैं पहले भी कहता हूं और आज भी कह रहा हूं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये जो है ये लफंडर टाइप का आदमी है, और लफंडर ही है। सबके चेहरे मोहरे जरा गौर से देख लीजिए और बता दीजिए इनमें से बुद्धिजीवियों को, इनमें से कौन सा ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा बुद्धिजीवी हमने आज तक नहीं देखा। चेहरा मोहरा भी बोलता ना, भाषा शैली तो छोड़ ही दीजिए, वो तो है ही ये लफंडर। लेकिन आपको देख कर सोचिए, एक सांसद के लिए, एक महिला के लिए इतनी गंदी टिप्पणियां की जा रही हैं। वो बात अलग है, कोई और कर दे तो अब तक बुलडोजर पहुंच जाता, पुलिस घसीट कर ले जाती। लेकिन अजीत भारती, ये ऐसे लोगों को छुड़वाने के लिए तो खुद लगता है कि बीजेपी के नेता पहुंचे, उसके लिए तो पहुंच ही गए थे। इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये स्थिति। और कहेंगे महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान कहने से नहीं होता। नवरात्रि व्रत रखने के बाद आखिर में नवदुर्गे करते वक्त छोटी छोटी बच्चियों के पैर धोकर उनकी वीडियो मीडिया में देने के बाद प्रचारित करने से नहीं होता। सम्मान दिखना चाहिए, और दिखता है कि सरकार में कितना सम्मान महिलाओं का हो रहा है। हाँ, बस ये तय करना है कि वो बीजेपी की
नेता के परिवार से ताल्लुक रखने वाली महिला है या बीजेपी की नेत्री है या गैर बीजेपी पार्टी यानी जो बीजेपी की नहीं है दूसरी पार्टियों की महिला नेत्रियां हैं, उस हिसाब से तय होता है। कानून भी कार्रवाई करती है, सब कुछ करता है। इन सब के बीच एक खबर ये भी जरा देख ही लीजिए। बर्बाद करी ना क्या गवर्नमेंट ने। कब कितने सालों से रह रहे हो चाचा आप यहाँ? तो 70 साल हो गए। 70 साल से यहाँ रह रहे हो? हाँ। इसी जगह पे? इसी जगह पे। मेरे पास तो राशन कार्ड है, सब कुछ है। तो आपके लिए बोल दिया कि आप तो बांग्लादेशी हो, सब ये बांग्लादेशियों के मकान तोड़। क्या बोलना साहब, बांग्लादेशी बना रहे हमको, महाराष्ट्र के हम लोग। अहमदाबाद में देश का सबसे बड़ा बुलडोजर कांड हुआ। फिलिस्तीन के सबसे बड़े पलायन नकाब जैसा नज़ारा देखा गया। अहमदाबाद के मुसलमानों ने चंदोला झील में सालों से सूखी पड़ी झील में बसे मुसलमानों के 7,000 घर आज गिराए जा रहे हैं। गिराइए, मैं खुल कर कहता हूँ कि अवैध है तो गिराइए, लेकिन कम से कम इस देश के नागरिक हैं, इस आधार पर कम से कम दूसरी व्यवस्था तो होनी चाहिए, या फिर दूसरी सारी व्यवस्थाएं अपने लाडलों के लिए होती है। नमस्कार।